हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फीमेल एजेंट इस फ्रेंच फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 6.8। फिल्म के पहले ही सीन में हम फ्रांस का एक रेलवे स्टेशन देखते हैं जहां कुछ लोग बारूद प्लांट कर रहे हैं। तभी वहां कुछ जर्मन्स आ जाते हैं और ये लोग उन लोगों पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों में एक स्नाइपर लड़की भी शामिल है। पेशे से ये लड़की एक नर्स है और इसका नाम लुइस है, लेकिन ये स्नाइपर भी है। इस मिशन में लुइस और उसका पति दोनों भी शामिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस झड़प में लुइस के पति को जर्मन्स मार देते हैं और इस घटना के बाद लुइस फ्रांस छोड़कर स्पेन चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1940 में एक नया सीक्रेट डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसका एक यूनिट फ्रांस में भी है। इस डिपार्टमेंट को सोए के नाम से जाना जाता है और कुछ खास सीक्रेट मिशंस को अंजाम देना इस डिपार्टमेंट का काम था। 1941 में फ्रांस के यूनिट में एक नए ऑफिसर को तैनात किया जाता है जिसका नाम है कर्नल मॉरिस बकमास्टर, और ये कहानी सोए के फ्रांस के यूनिट के एक ऐसे ही सीक्रेट मिशन के बारे में है जिस मिशन को 5 बहुत ही बहादुर महिलाएं अंजाम देती है। अगले सीन में हम फिर से लुइस को देखते हैं जिसे उसके भाई ने स्पेन से लंदन बुलाया था इस सीक्रेट मिशन के लिए। लंदन के सोए के ऑफिस में लुइस को इस मिशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें लुइस को फ्रांस के नॉर्मंडी शहर से जर्मन हॉस्पिटल से एक आदमी को उठाकर लाना होगा। ये आदमी ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है और इस जियोलॉजिस्ट के मिशन के बारे में जर्मन्स को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका मिशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था। इसीलिए उसे उस हॉस्पिटल से छुड़ाना होगा। अभी तक किसी भी नाजी ऑफिसर को उसके बारे में पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्दी वो उस तक पहुंच जाएंगे और इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंच जाए, इनको उस आदमी को उस हॉस्पिटल से छुड़ाकर लाना होगा। और इस मिशन के लिए पहले से ही एक नर्स वहां पर भेजी जा चुकी है जो लुइस को इस मिशन में हेल्प करेगी और उसका नाम है मारिया। इन दोनों के अलावा और 3 लेडीज की जरूरत है इन लोगों को इस मिशन को अंजाम देने के लिए। तो बाकी 3 लड़कियों को रिक्रूट करने का काम भी लुइस को ही दिया जाता है और लुइस का भाई पैरे भी लुइस के साथ इस मिशन में होगा। अगले सीन में हम एक जर्मन SS नाजी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है कर्नल हेनरिच, और वो ऑफिसर इंग्लिश कोस्ट पे और नॉर्मंडी के बीच पे होने वाली हलचल को नोटिस करता है। अपने साथियों को इस चीज के बारे में बताता भी है, लेकिन उसके साथी कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं देते उसे। फिर कर्नल हेनरिच उस ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट को ढूंढने की ठान लेता है, क्योंकि हेनरिच को जियोलॉजिस्ट के बारे में पता है, लेकिन वो कहाँ है ये उसे अभी तक नहीं पता है। उसके बाद लुइस अपनी टीम की तीसरी लड़की को हायर करने के लिए जाती है जो कि लंदन के जेल में एक कैदी है। उसे एक मर्डर के इल्जाम में सजा हुई है। वो इस मिशन पर आने से मना कर देती है, लेकिन लुइस उसे मिशन सक्सेस होने के बाद उसकी आजादी ऑफर करती है और वो लड़की मान जाती है और इसका नाम है जेन। उसके बाद लुइस अपनी टीम की चौथी लड़की से मिलती है जिसका नाम है जेली, जो कि बारूद और बॉम्ब में एक्सपर्ट है। वो भी लुइस को इस मिशन के लिए मना करती है, लेकिन बाद में लुइस उसके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स का वास्ता देकर उसे भी मना लेती है और उसके बाद लुइस उसकी टीम की 5वीं और आखिरी महिला से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम है सूजी। और सूजी की सगाई कर्नल हेनरिच से हो चुकी थी, लेकिन ये सगाई तोड़कर सूजी पेरिस भाग आई थी क्योंकि हेनरिच ने हिटलर की नाजी सेना को ज्वाइन कर लिया था और अभी हेनरिच एक SS नाजी ऑफिसर है। सूजी को भी इस मिशन के लिए मनाया जाता है। उसके बाद इन सभी लेडीज को सारी जरूरी जानकारी और इंस्ट्रक्शन देकर प्लेन से पैराशूट के जरिए फ्रांस में नॉर्मंडी शहर में दाखिल कराया जाता है। फिर अगले दिन मतलब 1 जून 1944 के दिन अपने प्लान के मुताबिक उस जर्मन हॉस्पिटल तक ये सभी लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लुइस एज अ नर्स अपॉइंट होकर आती है और बाकी 3 लेडीज और लुइस का भाई वहाँ पर एक शो परफॉर्म करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी कर्नल हेनरिच को भी उस जियोलॉजिस्ट के बारे में पता लग जाता है और वो भी ठीक उसी समय पर उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। अब कर्नल हेनरिच के वहाँ आने की वजह से इनका काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कर्नल हेनरिच उस जियोलॉजिस्ट को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है और उससे पूछताछ और टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इधर सूजी और जेन अपना परफॉर्म
परफॉर्मेंस भी शुरू कर देते हैं। शो के दौरान हॉस्पिटल के ज्यादातर स्टाफ और सारे पेशेंट्स शो देख रहे होते हैं और इसी दौरान लुइस और मारिया जो जर्मन सैनिक इनके बीच आ रहे थे उनको शूट कर देती है और उस जियोलॉजिस्ट तक पहुंच जाती है। इस सब के दौरान जेली बाहर जर्मन्स की गाड़ियों में बारूद प्लांट कर रही होती है, जिससे कि जब ये लोग यहाँ से भागेंगे तो कोई भी जर्मन इनका पीछा ना कर पाए और इनके बाकी साथी जर्मन्स की गाड़ियों के टायर्स भी पंक्चर कर देती है। लुइस कर्नल हेनरिच को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। प्लान के मुताबिक ये सभी लोग अंदर गैस छोड़कर लोगों का ध्यान भटकाकर जियोलॉजिस्ट को भगाने के लिए बाहर उनकी गाड़ी तक भी पहुंचाते हैं और जाते समय जर्मन्स की गाड़ियां भी ब्लास्ट कर देते हैं और इस तरीके से ये 5 लड़कियां बड़ी बहादुरी से दुश्मन के इलाके में जाकर वहां से उस जियोलॉजिस्ट को भगाने में पूरी तरीके से कामयाब रहती है, किसी को भी चोट लगे बिना। फिर गाड़ी में जाते समय जियोलॉजिस्ट एक नोट लिखकर इन सबको बताता है कि ऑफिसर को फोनिक्स के बारे में पता है। हॉस्पिटल में वो उससे इसी के बारे में पूछताछ कर रहा था। यहाँ ऑफिसर मतलब कर्नल हेनरिच की बात हो रही थी। फिर ये सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इनको प्लेन के जरिए इवैक्यूएट किया जाएगा, लेकिन जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तब सिर्फ जियोलॉजिस्ट को ही उसमें लेकर जाते हैं और इन सभी लेडीज को और लुइस के भाई को भी हेनरिच को मारने का अगला मिशन दिया जाता है। इससे सभी लड़कियां बौखला जाती है और वापस जाना चाहती है क्योंकि उनको सिर्फ एक ही मिशन के लिए हायर किया गया था। लेकिन पैरी इन सब को जबरदस्ती पेरिस जाने के लिए मनाता है जहाँ पे इनको कर्नल हेनरिच मिलने वाला है। लेकिन इन सब का अगला मिशन कर्नल हेनरिच को मारने का है, ये बात अभी तक सिर्फ मारिया और लुइस को ही पता है। बाकी लड़कियों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि पेरिस क्यों जाना है या फिर अगला मिशन क्या है। लेकिन तभी वहाँ पे जर्मन फोर्स पहुँच जाती है और लुइस के भाई पैरी को पकड़ लेती है। अब तक सारी लड़कियां जंगल में भाग चुकी थी, इसीलिए ये लोग सिर्फ पैरी को पकड़ पाए थे, किसी भी लड़की को ये लोग पकड़ नहीं पाए थे। फिर पैरी को पेरिस लेकर जाते हैं गेस्टापो हेडक्वार्टर में, जहाँ पे कर्नल हेनरिच इससे पूछताछ स्टार्ट करता है और पैरी को टॉर्चर करना भी शुरू किया जाता है। लेकिन पैरी उनको कुछ भी नहीं बताता और उसका टॉर्चर बढ़ता जाता है। अगले दिन सभी चारों लड़कियां ट्रेन से पेरिस के लिए निकल चुकी है। मारिया पहली रात को ही पेरिस के लिए निकल चुकी थी ऑलरेडी, इसीलिए अब ये 4 लड़कियां एक साथ ट्रेन से जा रही थी। लेकिन ट्रेन में अचानक से लुइस को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। तब वहाँ पर एक जर्मन उसकी मदद करता है और उसी ट्रेन में सफर करने वाला एक जर्मन डॉक्टर उसको देखता है और उन्हें पता चलता है कि लुइस 3 महीने से प्रेग्नेंट है। इधर कर्नल हेनरिच अपनी एक्स फियांसे को तब से ढूंढ रहा है जब से वो गायब हुई है और उसकी एक्स फियांसे है सूजी। वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता है और अगर उसे वो अभी भी मिलती है तो वो उससे अभी भी शादी करना चाहता है और सूजी को ढूंढने का काम उसने एडी नाम के एक लड़के को दिया हुआ है और मारिया उसी एडी नाम के लड़के से किसी बहाने से दोस्ती कर लेती है। इधर पेरिस में चारों लड़कियां स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अलग अलग हो जाती है। पर अब तक जर्मन्स को इन 5 में से एक लड़की के बारे में पता चल चुका था और वो थी जेली। जेली का फोटो भी उनके पास था, इसीलिए वो स्टेशन से जेली को पकड़कर उठाकर ले जाते हैं। और अब तक कर्नल हेनरिच बाकी लड़कियों के बारे में भी पता लगा रहा था और उसमें उसे लुइस के बारे में भी पता चल चुका था। इन लड़कियों का प्लान ये होता है कि 5 लड़कियां पेरिस में एक म्यूजिक स्कूल में मिलेंगी और वहां से आगे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाएंगी। तो स्टेशन से वो सभी लड़कियां अलग अलग होने के बाद 4 लड़कियां तो स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन जेली वहां पर नहीं पहुंचती क्योंकि जर्मन्स उसे उठा ले जाते हैं। स्कूल में पहुंचकर चारों लड़कियां जेली का इंतजार किए बिना ही अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयारी करने लगती हैं और इधर जेली से भी पूछताछ शुरू की जाती है और इस दौरान वो अपना मुंह खोले, इसीलिए वो लोग जेली का एक नाखून उखाड़ लेते हैं। जेली पहले से ही बहुत डरी हुई थी और नाखून उखाड़ने से तो उसका हौसला टूट जाता है और वो बताती है कि वो लोग एक स्कूल में मिलने वाले थे और वहाँ से अपने अगले मिशन की तैयारी करने वाले थे। तुरंत जर्मन फोर्स उन लड़कियों को पकड़ने के लिए उस स्कूल तक पहुँच जाती है, लेकिन चारों लड़कियां 2-2 के ग्रुप में वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से सीधे ये चारों लड़कियां एडी के घर पहुँच जाती है, जहाँ सूजी को पता चलता है कि अगले दिन सूजी को हेनरिच से मिलवाया जाएगा और इस मुलाकात के दौरान सूजी को हेनरिच को मारना होगा। ये सुनकर सूजी बौखला जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं
पता था कि इनका अगला मिशन हेनरिच को मारने का है और ये लोग हेनरिच को मारने के लिए सूजी को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सूजी हेनरिच से सगाई तोड़कर भाग गई थी, इसीलिए वो वापस उससे कभी नहीं मिलना चाहती थी। इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सुसाइड करने की धमकी भी देती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे कभी नहीं मिलूंगी। तब बहुत ही मुश्किल से लुइस सूजी को समझाती है और इस मिशन के लिए मनाती है और आखिरकार सूजी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मान जाती है। फिर इनको मैसेज रिसीव होता है कि बकमास्टर के एक आदमी से इनको मिलना है प्लान के अगले पड़ाव की जानकारी के लिए और लुइस बकमास्टर के आदमी से मिलने के लिए जाती है। वो लुइस को एक स्नाइपर गन देता है और बताता है कि कल रेलवे स्टेशन पर हेनरिच जेली को लेकर आने वाला है, तो वहीं पर आप लोगों को हेनरिच को गोली मारकर उड़ा देना है। प्लान के मुताबिक सभी लड़कियां स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर हेनरिच भी आ जाता है, लेकिन वो ऑफिस में है और तभी स्टेशन पर सूजी की एंट्री हो जाती है। सूजी को देखकर हेनरिच बाहर आ जाता है उससे बात करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अचानक से मारिया सावधान होने के लिए अपनी गन निकालती है और ये बात एक नाजी ऑफिसर देख लेता है और मारिया को वहीं पर गोली से उड़ा देता है। सूजी तो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। हेनरिच उससे बात नहीं कर पाता, लेकिन लुइस जो निशाना लगाकर बैठी थी वो सही मौका देखकर हेनरिच पे गोली चला देती है, लेकिन गोली हेनरिच के सिर्फ कान को छूकर निकल जाती है और हेनरिच को कुछ भी नहीं होता। पर स्टेशन से बाहर निकलते समय हेनरिच के आदमी लुइस को पकड़ लेते हैं और अब हेनरिच की कैद में लुइस, उसका भाई और जेली है। मारिया को वो लोग पहले से ही मार चुके हैं और अब बाहर सिर्फ 2 लड़कियां हैं, एक है सूजी और दूसरी जेन। इन दोनों को ही अब इनके मिशन को अंजाम देना होगा। इस कैद के दौरान जेली जानती है कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकती और उसे जर्मन कैंप में कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा और आखिरकार जर्मन उसे मार ही डालेंगे। इसीलिए जेली सुसाइड कर लेती है। फिर हेनरिच एडी से कांटेक्ट करता है और सूजी के बारे में पूछताछ करता है। तब एडी सूजी और हेनरिच की मुलाकात प्लान करता है और अगले दिन वो दोनों एक होटल के कमरे में मिलने वाले हैं और सूजी का प्लान ये होता है कि हेनरिच को वहीं पर मार देगी और अपना मिशन कंप्लीट कर देगी। इधर बहुत सख्ती से लुइस और उसके भाई से पूछताछ करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो लोग कोई भी जानकारी नहीं देते हैं इनको। पैरी के सामने उसकी बहन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग मुंह नहीं खोलते। तब हेनरिच को उसका एक आदमी आकर बताता है कि आप हिटलर के एक खास आदमी से मिल सकते हैं जो कि आपकी बात हिटलर तक पहुंचा सकता है। और हेनरिच जियोलॉजिस्ट और इंग्लिश कोस्ट में होने वाली सस्पिशियस हलचल को लेकर बहुत ही सीरियस था, लेकिन उसकी बात को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। लेकिन उसे लग रहा था कि जरूर कुछ सीरियस प्लान हो रहा है जर्मनी के खिलाफ और यही बात वो हिटलर तक पहुंचाना चाहता था और अभी हिटलर तक अपनी बात पहुंचाने का उसको ये बहुत अच्छा मौका मिला था। लेकिन हेनरिच के पास कोई भी सबूत नहीं था। इसके लिए वो पेरी को एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम जियोलॉजिस्ट के बारे में और इंग्लिश कोस्ट में होने वाले हलचल के बारे में मुझे अगर डिटेल में बता देते हो तो मैं तुम्हारी बहन लुइस को जाने दूंगा। तब पेरी मान जाता है और समंदर में इंग्लैंड किस तरीके की हलचल कर रहा है इसके बारे में बताने लगता है। दरअसल इंग्लैंड समंदर में आर्टिफिशियल बंदरगाह बना रहा होता है जिसको तैरा कर या खींच कर नॉर्मंडी के तट तक लाया जाएगा और उस बंदरगाह पर अमेरिकी सेना को उतार कर जर्मन पे अटैक कर दिया जाएगा और इस आर्टिफिशियल बंदरगाह को फोनिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट समंदर के रास्ते अमेरिकन के साथ मिलकर जर्मन्स पे अटैक करने का ये प्लान हो रहा था। ये सब सुनकर हेनरिच तुरंत पेरी को लेकर शाम की ही ट्रेन से बर्लिन जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जाने से पहले उसे सूजी से मिलना है और तय समय पर सूजी होटल में पहुंच जाती है। जेन वहाँ की मेड बनकर एक छोटी गन सूजी के कमरे में पहुँचाने में कामयाब हो जाती है और कुछ ही देर बाद हेनरिच भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सूजी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। लेकिन बातों ही बातों में सूजी हेनरिच पे गन तान देती है और हेनरिच समझ जाता है कि सूजी को बकमास्टर ने भेजा है और सूजी यहाँ उसे मारने के लिए आई है। फिर भी उसे इमोशनली बहकाकर उसकी गन दूर फेंक देता है और उसी गन से सूजी को हेनरिच कुछ देर बाद मार देता है। हालांकि हेनरिच सूजी को नहीं मारना चाहता था, वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे सूजी को मारना पड़ता है। फिर हेनरिच वहाँ से सीधा लुइस के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सूजी को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें खत्म करने के ऑर्डर्स दे दूंगा और तुम्हारे भाई को लेकर मैं बर्लिन जा रहा हूँ। तब पेरे गला काटकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है,
फिर लुइस को जर्मन कैंप में ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बकमास्टर का एक आदमी जेन और एडी आकर उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं और जर्मन्स को मारकर लुइस को छुड़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बकमास्टर का आदमी भी मारा जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम हेनरिच को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जो कि बर्लिन जा रहा है। वहाँ जेन और लुइस पहुँच जाते हैं और लुइस वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर बनकर आ जाती है। जेन सभी का ध्यान भटकाने के इरादे से ऐसे ही रैंडमली किसी भी आदमी पर गोलियां चला देती है और सभी का ध्यान उस तरफ खींच लेती है। तभी अचानक से लुइस हेनरिच के सामने आ जाती है और हेनरिच को गोलियां मारकर हेनरिच को भी मार देती है और लुइस इस तरीके से अपना मिशन कंप्लीट कर देती है। लेकिन यहाँ पर जेन को भी जर्मन्स ने पकड़ लिया है और अब उसकी जिंदगी भी खतरे में है। पर इस मिशन के बाद लुइस को इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है और चर्चिल उसको कांग्रेचुलेट भी करते हैं इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। फिर कुछ समय बाद लुइस को जेन की एक फोटो मिलती है जिसमें लुइस को एक जर्मन कैंप में खत्म कर दिया गया था और उसे कंफर्म हो जाता है कि जेन भी अब मर चुकी है। इससे लुइस बहुत टूट जाती है, बहुत भावुक हो जाती है और अपने सभी साथी जो इस मिशन में मारे गए थे उनके लिए चर्च में जाकर कैंडल जलाती है। वॉर खत्म होने के बाद 1948 में लुइस फ्रांस वापस आ जाती है और दूसरी शादी कर लेती है और फिर 2004 में उम्र के 98 साल में लुइस की नेचुरली मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इस बेहतरीन फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।